हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 5, जिसमें हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मार्केट सिचुएशंस के बारे में, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी से मार्केट के डिमांड और सप्लाई को इम्पैक्ट पड़ता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट के बारे में कि गवर्नमेंट बजट है क्या, इसका इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, और इकोनॉमी में जब बदलाव होता है तो बजटिंग पर इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है। और बजट जब चेंज होता है, यानी बजट ईयर, हर एक ईयर हम लोग बजट लाते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोस्पेक्ट हैं जिसपे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए चैप्टर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या कंटेंट हमें पढ़ने हैं। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। ए बजट इज अ ईयर लॉन्ग फाइनेंशियल रिपोर्ट। बजट जो है एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है पूरे ईयर का, जो एक्सप्लेन करता है हाउ फ्यूचर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विल बी कैलकुलेटेड आइटम वाइज। कैसे कोई फ्यूचर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू का मतलब हो गया लाभ जो कमाया है, और एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया जो खर्च हम कर रहे हैं, विल बी कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेटेड किया जाता है आइटम वाइज, यानी हर एक वस्तु से रिलेटेड, यानी हर एक वस्तु से रिलेटेड जो भी हमारा खर्च हुआ और जो हमने कमाया, इसका पूरा रिपोर्ट को फाइनेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं, और उसी फाइनेंशियल रिपोर्ट को बजट बोलते हैं। द बजट डिटेल अ कंट्री रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। सिंपल सा है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब ही बजट है। बजटिंग आप कहीं भी कर सकते हो, एक देश का कर सकते हो, एक घर का कर सकते हो, एक इंडिविजुअल का कर सकते हो। बजट कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं है जो सिर्फ कंट्री के साथ रिलेट करता है। बजट हर एक जगह होता है। मतलब आप घर का भी बजटिंग करते हो। कई घर में आपने देखा होगा, लोग अपने खर्चों को लिख के रखते हैं, अगले साल उन्हें क्या करना है इसको लिख कर रखते हैं, ताकि वो बजटिंग कर सके अपने इनकम के अनुसार। फिर जब उनका इनकम बढ़ता है तो वो अपने बजट को चेंज करते हैं, इनकम जब घटता है तो भी बजट को चेंज करते हैं। तो ये एक कंट्री लेवल पे हो सकता है, एक ग्लोबल लेवल पे हो सकता है, एक बाजार के लेवल पे हो सकता है, और एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है। तो बजट का सिंपल सा मतलब है अपने खर्चे और आमदनी का हिसाब किताब को बजट बोलते हैं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन द फ्यूचर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड व्हाट वी डिड इन पास्ट, इसको हम लोग बजट बोलेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट आर, तो बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। पहला है रिसोर्स रीएलोकेशन, यानी रिसोर्सेस का रीएलोकेशन। आप देखते होंगे कि हर एक बजट में गवर्नमेंट जो हमारे देश में आती है तो हर एक साल एक बजट लाती है। उस बजट में हमेशा किसी ना किसी सेक्टर पे ज्यादा खर्च किया जाता है। कभी डिफेंस पे ज्यादा खर्च कर दिया, कभी रेलवे पे ज्यादा खर्च कर दिया, कभी एग्रीकल्चर पे ज्यादा खर्च कर दिया। तो आप इसमें क्या पाते हो, इसमें ये पाते हो कि हर एक बजट में वो अलग अलग रिसोर्स को रीएलोकेट करते हैं। यानी कभी किसी में ज्यादा रिसोर्स डाल दिया, उन्हें लगता है कि वहां ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। कभी कभी किसी में कम रिसोर्सेज डाला, उन्हें लगता है यहां अभी उतनी जरूरत नहीं है। तो हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे सेक्टर चुनते हैं और उसमें रिसोर्स का रीएलोकेशन करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। हर एक बार आपने देखा होगा टैक्सेशन में कुछ ना कुछ चेंजेज होता है। टैक्सेशन में चेंजेस से मतलब है कि जो वेल्थ है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। यानी कि जो संपत्ति देश में है उसके बीच गैप काफी है, कुछ लोगों के पास काफी ज्यादा वेल्थ है और कुछ लोगों के पास काफी कम वेल्थ है। तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके उसको इक्वलिटी के तौर पे कैसे लाया जाए, तो इसके लिए टैक्सेशन में चेंजेस किया जाता है। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट क्या है, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट से मतलब है कि जो टैक्सेशन हमें रिसीव हुआ उसके एवज में जो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना होता है। मान लो कि टैक्सेशन को रिसीव किया गवर्नमेंट ने और उसके बदले फिर उन्हें डेवलपमेंट करना है,
तो उन्हें पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि पब्लिक सेक्टर में मुझे कहाँ-कहाँ खर्च करना है, मुझे कहाँ-कहाँ खर्च करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक वैसी कंडीशन है जहाँ इकोनॉमिकली हम चाहते हैं कि एक स्टेबल सिचुएशन है। यानी कि ऐसा नहीं हो कि स्टेबिलिटी बिल्कुल खराब हो जाए, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इस तरह के सिचुएशंस को देखते हुए बजट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बनी रहे ताकि महँगाई दर ज़्यादा नहीं हो, पैनिक सिचुएशन नहीं हो इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं कि कैपेक्स होता है। जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करती है और भी चीज़ें बिल्डअप करती है ताकि इकोनॉमिकली हम लोग डेवलप कर पाएँ। तो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में क्या-क्या आएगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में यानी रोजगार जो एक बड़ा मुद्दा होता है देश के अंदर कि सभी लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए क्या होगा? इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना होगा, रोजगार के साधन ढूंढने होंगे ताकि हम सभी को एम्प्लॉय कर सकें। तो इस तरह से ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो बजट के दौरान हमें देखने पड़ते हैं और बजट इन्हीं को रेगुलेट करने का एक स्टेटमेंट है। टू कंपोनेंट ऑफ बजट, बजट के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट रेवेन्यू बजट है। द रेवेन्यू बजट इज मेड अप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेवेन्यू रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर दैट आर मेड विद द रेवेन्यू। रेवेन्यू बजट का मतलब होता है वैसा बजट जिसका रेवेन्यू से मतलब हो। रेवेन्यू का मतलब कि जो हमने इस साल कमाया है। कमाने का मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे पीएसयूज चलाती है, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे बॉडीज होते हैं जो वर्क करते हैं देश के अंदर, और जब वर्क करते हैं तो उस वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसकी जब चर्चा बजट में होती है उसे रेवेन्यू बजट बोला जाता है। और कैपिटल बजट, कैपिटल रिसीप्ट एंड पेमेंट आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट। इट आल्सो इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट। कैपिटल बजट से मतलब होता है कि कैपिटल रिसीप्ट एंड पेमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैपिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट कैपिटल्स आप किनको किनको बोलोगे? आपने हर एक शहर में देखा होगा कि नगर पालिका के पास कुछ लैंड होता है, कुछ बिल्डिंग्स होते हैं, कुछ स्कूल के बिल्डिंग हुए, कुछ उनके ऑफिसर्स के बिल्डिंग हुए, तो वो उनका कैपिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनका कैपिटल है। यानी गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी कैपिटल हैं वो सारे गवर्नमेंट कैपिटल में आएंगे। और जब उनसे कुछ जनरेट होता है, क्या जनरेट होता होगा? या तो वो प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा, या उससे रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। यानी कि आप मान लो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें एडमिशंस होते हैं, हॉस्पिटल में लोगों का इलाज होता है, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो अमाउंट देना होता है, पैसा देना होता है। तो उससे या तो रेवेन्यू जनरेट होता है जो प्रॉफिट में हो सकता है या लॉस में हो सकता है। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब होता है उसको हम कैपिटल बजट बोलते हैं। अब बजट रिसिप्ट की तरफ चलते हैं। Revenue received are those that do not result in the liability or decrease in assets. The revenue is then split into two categories. रेवेन्यू रिसिप्ट से सीधा सीधा मतलब है कि वो लाइबिलिटी पक्ष का नहीं होता है, ना तो वो डिक्रीज करता है एसेट को, यानी कि गवर्नमेंट एसेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो रेवेन्यू जो है वो रिसिप्ट का मतलब है कि जो भी रेवेन्यू उसने रिसीव किया है, किस किस चीजों से रिसीव किया हुआ रेवेन्यू, जो भी चीज गवर्नमेंट ने किया है एक साल में। अब एक साल के दौरान उन्होंने बहुत सारे काम किए होंगे, गवर्नमेंट बॉडीज बहुत सारे प्लान्स लाए होंगे, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट में देखा जाता है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट को दो तरह के कैटेगरीज में बांटा जाता है। रिसिप्ट फ्रॉम टैक्स, पहला तो टैक्स के कारण जो रिसीव हुआ है, यानी जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, एजुकेशन सेस लगता है। ऐसे आप जब टैक्सेशन को देखोगे तो मल्टीपल टैक्सेशन को गवर्नमेंट लगाती है देश के अंदर, लोगों पर, कारपोरेट्स पर, जितने भी बिजनेसेस हैं उसके ऊपर। तो वहां से जो इनकम होता है, जो रिसिप्ट उन्हें मिलता है, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। और ये किन किन माध्यमों से होता है? दो माध्यमों से, एक डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स को हम लोग
पढ़ेंगे आगे ब्रॉड फॉर्म में, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट हमें मतलब गवर्नमेंट को दो ही तरह से मिलता है, एक डायरेक्ट टैक्स के थ्रू और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू। चलते हैं आगे। ऑन बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इट entails lower administrative cost as a result of convenient and regular collection। ये लोअर एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। मतलब आप देखोगे टैक्सेशन जब भी होता है तो जाता सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन रिसीव जो होता है वो काफी लोअर लेवल से होता है। मान लो आप इनकम टैक्स का ऑफिस लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में देखोगे, तो यानी ये जो पूरा प्रोसेस है उसकी शुरुआत यहाँ लोकल लोअर एडमिनिस्ट्रेशन से होती है जो पहुंचती है ऊपर तक। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट देखोगे वही चीजें हैं, यानी कि एक तो हो गया गवर्नमेंट ने टैक्स से कमाया, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट यानी जो उन्हें कैपिटल के थ्रू मिला, यानी कि जो उनके संसाधन थे, सरकारी स्कूल थे, सरकारी हॉस्पिटल थे, और भी चीजें थी जो गवर्नमेंट बॉडीज थी, उसने जो कमाया वहां से जो पैसा आया तो उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। अब बजट दूसरा, ये तो हमने बात की कि गवर्नमेंट ने अर्निंग कितना किया और अर्निंग किस किस सोर्स से किया। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, क्योंकि यही दो पक्ष है जो मिल के बजट बनाती है, एक खर्चा और एक कमाई। तो कमाई को हमने पढ़ लिया, अब हम लोग खर्च को पढ़ेंगे। बजट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मेरा मतलब है टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट लेती तो नहीं है, टैक्सिस टैक्सेशन के लिए उनको पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, यानी उनको हायर करने पड़ते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, उनका पेमेंट चाहिए, उनका सैलरी चाहिए। इनकम टैक्स जो ऑफिस होता है उसको मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस में क्या, उनके बिल्डिंग को रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, वहां बिजली खपत होती है, वहां इंटरनेट का कनेक्शन होता है। ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस टैक्सेशन रिसीव करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उस हुआ है उसमें जो खर्च होता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, कैपिटल में क्या क्या है, जैसे गवर्नमेंट के पास कुछ भूमि है, कुछ मकान है, कुछ ऑफिसेस हैं, बहुत सारे प्रीमिसेस हैं, तो इन सारे को मेंटेन करने के लिए जो खर्च होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बजट डिफिसिट, अब बजट डिफिसिट का सिंपल सा मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है और कम कमाई कर रही है, यानी टैक्स के बदौलत वो कम अर्न कर पा रही है और टैक्सेशन जमा करने में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो ज्यादा खर्च कर दे रही है, तो इन दोनों के बीच जो अंतर होगा तो इसी को बजट डेफिसिट बोलते हैं। मतलब अगर आपने खर्च ज्यादा कर दिया और कमाई कम कर रहे हो तो आप निगेटिव में हो, और अगर आपने कमाई ज्यादा की है खर्च कम कर रहे हो तो आप पॉजिटिव में हो। इसी टर्म को हम लोग बजट डेफिसिट में इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट का मतलब है कि ये एक तरह का इंडिकेटर का काम करता है कि आप किस तरह की स्थिति में हो। तो अधिकतर देखोगे कि आप जो डेवलपिंग कंट्री है वो उनका निगेटिव डिफिसिट होता है, यानी कि वो डिफिसिट में हमेशा रहते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ हम लोग डेवलपिंग नेशन होने के कारण बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत होती है और उतना टैक्सेशन के माध्यम से नहीं हो सकता, तो हमेशा सरकार का खर्च ऊपर होता है और सरकार की कमाई नीचे होती है। अब रेवेन्यू डिफिसिट पे चलेंगे तो रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब वही है कि अगर रेवेन्यू के फॉर्म में आपको जो कमाना है वो कमाई कम है, खर्च ज्यादा है, तो रेवेन्यू डिफिसिट हुआ आपका उतने से। और रेवेन्यू डिफिसिट का फॉर्मूला यहाँ पे देखोगे तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट, ये अगर है तो रेवेन्यू डिफिसिट हुआ। यानी कि सिंपल सा कमाई और खर्च के बीच का अंतर ही डेफिसिट कहलाता है। इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है ये आप पढ़ सकते हो। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, जब कोई चीज डिफिसिट में होगा तो उसका इम्प्लीकेशन यही होगा कि हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उसको पॉजिटिव बनाया जाए ताकि हम लोग डेवलपिंग नेशन से एक तरह से डेवलप्ड नेशन में। ऐसे डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन से मुझे एक बात याद आई, मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, कि जरूरी नहीं कि आप अगर डेवलप्ड नेशन हो तो आप डिफिसिट में नहीं रहोगे। आप अभी देखोगे तो यूएसए, ब्रिटेन, जो भी हम लोग डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं वो ज्यादा कर्जे में है, उन्होंने ज्यादा कर्ज ले रखा है।
यानी खर्च वो ज्यादा कर रहे हैं और कमाई कम कर रहे हैं। तो ये पूरे दुनिया की स्थिति है। तो वो सिचुएशन कभी नहीं आ सकता कि आप अभी तक, मुझे लगता है वो आइडियल सिचुएशन कभी नहीं आ सकता जब आप एकदम बराबर होगे या कम कर दोगे। कम करने की एक ही स्थिति है कि आप उस देश के तौर पे डेवलपमेंट चाहते ही नहीं हो। आप चाहते हो कि हम जितना है उतने में संतुष्ट है। अगर आप ऐसे हैं तो आपका डिफिसिट कम होगा। लेकिन आपका अगर महत्वाकांक्षा या इच्छा बहुत ज्यादा है, डिजायर बहुत ज्यादा है कि मुझे और बड़ा बनना है, तो आप कभी भी इसको आइडियल सिचुएशन में नहीं ला सकते। फिस्कल डिफिसिट, एक साल में जो अंतर हुआ उसको फिस्कल डिफिसिट बोलेंगे। इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डिफिसिट, आप यहाँ पे इम्प्लीकेशंस उसके देख सकते हो क्या क्या होते हैं। ये सब आप खुद पढ़ सकते हो, ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है। मेनली आपको बजट के नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमें समझाने थे, जो कि ये है। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी का मतलब है, आपने देखा होगा हर एक समय कुछ ना कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती रहती है। अब उस पॉलिसी का मतलब क्या है, वो पॉलिसी क्यों लाती है? वो पॉलिसी इसलिए लाती है कि भविष्य में जब भी कोई चेंजेज हो तो किस तरह से हो, और अभी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकें। अगर इकोनॉमी में ज्यादा कैश पड़ा हुआ है या कम कैश पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम है या ज्यादा है, उससे रिलेटेड जो भी चीज आती है उसके फिजिकल पॉलिसी बोला जाता है। अब डेट, डेट का मतलब है कि आप कर्ज में कितना हो। मतलब हर एक देश कर्ज लेता है लगभग। आप देखोगे यूएसए कर्ज लेता है, ब्रिटेन कर्ज लेता है, भारत कर्ज लेता है, रसिया कर्ज लेता है। वैसा छोटे मोटे देश मिलेंगे जो कर्ज नहीं लेता है, तो उनको डेवलपमेंट से ज्यादा मतलब नहीं है, इसीलिए वो कर्ज नहीं लेते हैं। जिनको डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, उनको खर्च होता है, तो उसके लिए वो लोन लेते हैं और फिर उसे चुकता करते हैं। आपने रिसेंटली एक एग्जांपल देखा कि कभी-कभी क्या होता है, लोन इतना बढ़ जाता है कि आपका कमाई बिल्कुल खत्म और लोन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये स्थिति काफी भयावह होती है। सॉरी। आप जब इसका रिसेंट एग्जांपल देखोगे तो आपको श्रीलंका नजर आएगा कि श्रीलंका की ऐसी स्थिति हो गई कि वो कर्ज पे कर्ज लेते गए और वो चुका नहीं पाए, और रिसेंटली आपने देखा कि वहां क्या हुआ। तो डेथ को हमने एनालाइज किया, तो ये सारे चीज हमें नजर में आए कि ऐसा होता है। और बजट को हमने लगभग कॉन्सेप्चुअल वाइज सब कुछ पढ़ लिया कि एक सिंपल सा समराइज फॉर्म में मैं समझा देता हूँ कि बजट का साधारण सा मतलब है, आपने खर्च कितना किया, कमाई कितना किया। अगर, और अधिकतर देश कमाई कम कर पाती है, खर्च ज्यादा करती है, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सोचती है चलो कमा लेंगे, अभी डेवलप कर लेते हैं ताकि हम पीछे ना रह जाए। तो इसके कारण क्या होता है, हर एक लोग डेप्थ लेता है, यानी कि खर्च ज्यादा करता है और कमाता कम है टैक्स से। तो इसके कारण क्या होता है, डिफिसिट होता है, कमी हो जाती है। यानी कि जब खर्च आप ज्यादा करो, किसी घर का एग्जांपल लो, जब भी आपको देश समझना हो तो घर से शुरू करो। घर का जब आप एग्जांपल लोगे, आप सोचो घर में आपकी कमाई 10,000 है और आपने 15,000 का खर्चा कर दिया, तो 5,000 तो किसी ना किसी से लोगे ना। तो आप हमेशा डिफिसिट में रहोगे, 5,000 माइनस में है, इसी को डिफिसिट बोलते हैं। फिजिकल के साथ लगा दो तो साल भर का हो गया, रेवेन्यू के साथ लगा दो तो रेवेन्यू का डिफिसिट हो गया, और एक्सपेंडिचर के साथ कैपिटल के साथ लगा दो तो कैपिटल डिफिसिट हो गया। तो डिफिसिट का सिंपल सा मतलब है, आपने खर्च ज्यादा किया हुआ है और कमाया कम है। जितने से कम कमाया है वही आपका डिफिसिट होगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। और बजट अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट स्टेब्लिश होने के बाद एक नया बजट आएगा, और आशा करता हूँ कि आप लोग बजट को यहाँ से सिर्फ नहीं सीखें, आप बजट को लाइव देखें और जोड़ें कि गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कितना खर्च कर रही है और कितना कमा रही है, और अगर खर्च कर रही है तो किन किन चीजों पे कर रही है। ये आपको सारा डाटा लाइव बजट में मिल जाएगा, वहां देखें, चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। और ये पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये रिवीजन मोटिव से काफी अच्छा रहेगा आपके साथ। जब भी आपको लगे कि आप कुछ इसमें से मिस कर रहे हो, भूल रहे हो, तो आपको क्या करना है, जाना है कहाँ पे, गूगल टैब खोलना है और वहां पे टाइप करना है www.evitcash.co.in।
जब आप इस साइट पर जाओगे तो फिर आपको होम पेज को ही स्क्रॉल डाउन करना है। होम पेज को जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको 11th और 12th चैप्टर का ये पूरा पीडीएफ दिखेगा इकोनॉमिक जोन में। जब आप इसको नीचे करोगे तो अभी हम लोग क्लास 5 पढ़ रहे हैं। क्लास 5 पे जब क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपका खुल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ ये क्लास सबको पसंद आई होगी और अगर पसंद आ रहा है तो आप लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी कर सकते हैं और कुछ अगर कमेंट्स हो, कुछ सुधार की ज़रूरत अगर इस क्लास में आपको लगती है होनी चाहिए ऐसी तो कमेंट में उसे मेंशन करें। अगर वो लॉजिकल होगा तो हम लोग ज़रूर उसे रीड करके उस पे ध्यान देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।